फर्दर समझने के लिए तो रदरफोर्ड हमारे पास आए। रदरफोर्ड जो हमारे पास उसका एक फेमस लॉ है, मोस्टली इसके ऊपर पेपर्स के अंदर ख़ासकर इसके जो लॉ है वो मोस्टली अक्सर पेपर्स के अंदर आता रहता है जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, और मोस्टली जो इसके ड्रॉबैक्स हैं इसके ऊपर तो लाजमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो हमारे पास का जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा सा उससे डिस्कस करते हैं। उसने जी एक लेड चैम्बर के अंदर एक लेड का चैम्बर लिया और उसने इस चैम्बर के अंदर उसने अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया। अल्फ़ा पार्टिकल का जो सोर्स है वो हमारे पास पोलोनियम होता है। पोलोनियम जो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसमें से कुदरती तौर पर रेडिएशंस निकलती हैं। अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं जो हमारे पास ये असल में हमारे पास हीलियम का आयन होता है। हीलियम का आयन को हम अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कहते हैं। और हीलियम जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट पीरियड के अंदर सेकंड ये आते हैं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का नंबर आता है और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 होता है, एटॉमिक मास नंबर इसका 4 है। तो यानी इसके ऊपर हमारे पास 2 प्रोटॉनों का चार्ज आ जाता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। अब ये डबल पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल बन चुका है और इसने इसको स्ट्राइक करवाया, एक फोटोग्राफिक प्लेट उसने ली हमारे पास, और उसने एक थिन गोल्ड फाइल ली और इस पर जी अल्फ़ा पार्टिकल उसने यहाँ से लेड के चैम्बर से उसने यहाँ पर थोड़ा सा जो स्लिट है इससे इसने स्ट्राइक करवाए इसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को। तो उसने गोल्ड फाइल क्यों ली? गोल्ड फाइल जो उसने इसलिए ली कि उसके ऊपर नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना थिन गोल्ड फाइल के अंदर 1 मिलीमीटर के आसपास या 0.5 मिलीमीटर के आसपास, तो उसमें नंबर ऑफ एटम जो होते हैं ये बहुत कम मिकदार में होते हैं दूसरों के मुकाबले में। तो इसको थोड़ा सा स्टडी करना ज़्यादा आसान लगा उसको। अब वो अल्फ़ा पार्टिकल उसने क्यों लिए? इसी प्लम मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करने के लिए कि इसने कहा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको थोड़ी सी डिफ्लेक्शन या रिपल्शन होनी चाहिए थी। अल्फ़ा पार्टिकल को भी पॉजिटिव चार्ज है और अगर इस स्फीयर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या महसूस करनी चाहिए? सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसको रिपल्शन क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड का जो ये एक्सपेरिमेंट था उसने जब नतीजा देखा तो वो बहुत ही अलग निकला। उसने तो ये समझा था कि अल्फ़ा पार्टिकल जब भी इसके पास टकराएंगे तो कुछ हद तक, क्योंकि ये डबल पॉजिटिव चार्ज है और ये अगर यहाँ पर सिंगल प्रोटॉनों के चार्ज हैं इसके, तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन काज नहीं कर, और चूँकि मैसिव पार्टिकल है तो ये इसमें से पास आउट होता जाएगा, कुछ हद तक ये डिफ्लेक्शन करेगा। लेकिन उसने जब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसके हालात देखे तो वो ये हैरान रह गया कि काफ़ी कुछ उसने तब्दीली देखी। उसमें से उसने ये देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स, जैसे आपके बुक में भी है कि तकरीबन 20,000 के आसपास उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया इसी गोल्ड के फाइल के ऊपर। उससे ये नतीजा उखज़ हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल्स तो बिल्कुल पास आउट हो गए थे इसमें से, यानी उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन वगैरह नहीं की और बिल्कुल पास आउट हो गए, जबकि कुछ हद तक ऐसे पार्टिकल थे जो बिल्कुल वापस रिबाउंड हुए, यानी जिस रास्ते पर गए थे उसी रास्ते पे चले गए, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ ही एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट जो हमारे पास रखी गई है, ये हमारे पास एक ऐसी प्लेट होती है जो कि एक फोटोग्राफिक प्लेट ऐसी प्लेट होती है जिसके ऊपर हमारे पास जिंक सल्फाइड या आयरन सल्फाइड की कोटिंग होती है, और ये स्पार्किंग मटेरियल इसके ऊपर बनाए जाते हैं। जब भी चार्ज पार्टिकल से टकराते हैं तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है और उस जगह पर निशानात बनते हैं जिससे हम इनके पाथ को ट्रेस कर सकेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल्स के पाथ को ट्रेस करते हैं, यानी इसको हम देख पाएंगे कि ये कहाँ कहाँ पर जाके स्ट्राइक हुए हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल ड्यूरेशन हमारे पास जब इसने सारा नतीजा कि कुछ बहुत कम ही पार्टिकल तो जो बिल्कुल रिबाउंड हुए हैं, बहुत सारे पार्टिकल इसमें से पास आउट हो चुके हैं, और कुछ हद तक पार्टिकल तो जो बहुत ही थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं। इस सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद रदरफोर्ड ने फेमस उसके जो पास्टुलेट्स हैं या उसकी जो थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं उसने वो हमें दिए। उसने सबसे पहले जो पॉइंट दिया कि एटम्स जो है ना, उसको एटम्स हैज़ ए पॉजिटिव पोर्शन प्रेजेंट इन द इनसाइड ऑफ एटम, के एटम्स के अंदर पॉजिटिव पोर्शन होता है कि जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। इसको अगर आप सिंपल से हम ऐसा कंसीडर करें कि उसने देखा कि जो पार्टिकल रिबाउंड हुए थे दरमियान में से जो लगे थे,
तो वो कहता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब वो इसके ऊपर टकराए थे तो बिल्कुल उसी रास्ते पे वो रीबाउंड हुए थे, यानी उसी रास्ते पे ही ये वापस आ चुके थे। जबकि बहुत सारे पार्टिकल इसमें से पास आउट होते गए, यानी एटम का बहुत सारा हिस्सा खाली है। नेक्स्ट उस टाइम में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ऐसा रिवॉल्व करते हैं जैसे दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन, सूरज के इर्द गिर्द। तो ये उसका सेकंड पास्टुलेट है। और थर्ड जो उसका पास्टुलेट है वो कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इस अपोजिटली चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये जो रिवॉल्व कर रहा है तो इसको खींचने के लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। मोस्टली जो भी चीज़ें आप सर्कुलेट करते हैं, जैसे आप रस्सी से किसी चीज़ को बांध ले और आप उसको सर्कुलेट करें, तो जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं वो पार्टिकल उसी सर्कल में ही सर्कुलेट करेगा। तो यहाँ पर ये भी इसके साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ बांधा हुआ है और ये कंपेल कर रहा है, उसको मजबूर कर रहा है न्यूक्लियस कि ये इसी सर्कल में ही घूमता रहे। तो न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर फॉर इट्स सर्कुलेशन। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है जिसमें हमारे पास वो कहते हैं कि न्यूक्लियस हमारे पास बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज का है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एटम के साइज से। और इसने भी जी वही पॉइंट, लास्ट जो इसका पॉइंट है जिस तरह हमने डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा कि एटम्स ही टेक पार्ट करते हैं जी बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये तो जिसके मेन पास्टुलेट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। हम इसके ड्रॉबैक्स की तरफ आते हैं जो कि कुछ इस तरह हैं कि ड्रॉबैक्स में हमारे पास वो ये कहता है कि यार जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो ये तो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो चार्ज पार्टिकल है। जबकि वो जब ये कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सूरज के इर्द गिर्द, तो प्लैनेट्स आर डियर स्टूडेंट्स are not charged bodies. Planets are not charged bodies, but these particles are charged bodies. Electron has a negative charge. जब भी चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट करता है तो वो सर्कुलेटेड पार्टिकल असल में एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है। और जब भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलेट करेगा तो उसमें से रेडिएशंस निकलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी एनर्जी रिलीज़ करेगा। और वो एनर्जी जो है ना ये मुसलसल यूज़ करेगा, अगर ये मुसलसल रिलीज़ करेगा, अगर ये मुसलसल ये रिवॉल्व कर रहा है। ये नई थ्योरी है हमारे पास मैक्सवेल की, और उसने हमें ये बताया था कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। इसकी सिंपल से आप ऐसे समझ जाएं कि जैसे करंट होती है तार में से, जब वो पास होते हैं तो तार में जो हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन या चार्जेस ही तो होते हैं। जब वो पास होते हैं तो वो एनर्जी को खर्च करते हैं, यानी रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिससे आपके फैंस या पंखे या जो भी लाइट्स आप जला रहे हैं तो वो यानी उसके ऊपर खर्चा हो रहा होता है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अच्छा जिससे बता चलूँ कि अगर करंट है तो उसके ऊपर एनर्जी खर्च हो रही है, आपके बिजली के बिल आते हैं, या अगर आपकी सोलर है या बैटरी है तो वो खर्च हो रही होती है, कहने का मतलब है। तो इसको अगर ये मुसलसल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो इसको तो एनर्जी मतलब इसको मिलनी भी चाहिए। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, और ये एनर्जी अगर ये सर्कुलेट करे तो इसको एनर्जी रिलीज़ भी करनी चाहिए। तो अगर ये एनर्जी रिलीज़ करता जाएगा तो ये मोस्टली जो है ना, जो एटम इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता है किसी भी न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर ये एनर्जी खर्च करता जाएगा तो जाहिर बात है ये ऊपर वाले से नीचे वाले शेल्स की तरफ आता जाएगा और आखिरकार इसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी एनर्जी उतनी कम होती है, और अगर ये मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहे हैं तो इनकी भी एनर्जी कम होती जाएगी और आखिरकार इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता। एक मैक्सवेल की थ्योरी का आंसर भी उन्होंने सही तरीके से नहीं दिया, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रडिक्शंस थी। और इसके अलावा उसका जो है हमारे पास आता है कि जब भी एटम अगर मुसलसल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो उसको भी कंटिन्यू स्पेक्ट्रम देना चाहिए, जबकि एटम हमारे पास मोस्टली लाइन स्पेक्ट्रम ही दे रहा होता है। तो ये तो जिस हमारे पास आज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बोहर का एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो लेकर आएंगे।